साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भूकंप से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि जो भूकंप है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। साथियों, भूकंप जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप याद रखेंगे कि पृथ्वी के अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण, पृथ्वी के अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण जो है वो भूकंप की उत्पत्ति होती है। अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल। अब ये जो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल हैं, इनके कारण होता क्या है? तो इनके कारण होता यह है कि जो ऊर्जा है वो रिलीज होती है, यानी कि ऊर्जा का निष्कासन होता है। अब जब ऊर्जा निष्कासित होती है तो उस कारण बहुत सारी तरंगे जो हैं वो उत्पन्न होती हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाती हैं, सभी दिशाओं में फैल जाती हैं वो तरंगे। इन तरंगों के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। इन तरंगों के कारण पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है और इसी कंपन को भूकंप कहा जाता है। इसी कंपन को क्या कहते हैं? इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। वैसे तो जो भूकंप है उसके आने का जो कारण है वो प्राकृतिक घटनाएं हैं, लेकिन कभी कभी जो भूकंप है वो मानवीय कारणों से भी आ सकता है, जैसे कि परमाणु परीक्षण के द्वारा उत्पन्न भूकंप, भूमिगत खानों की छतों के गिरने से उत्पन्न भूकंप, इसके अलावा कोई विस्फोट वगैरह अगर किया गया है तो उसके द्वारा आया गया भूकंप, या फिर कभी कभी बांध अगर बनाए जाते हैं काफी बड़े काफी विशाल, तो उनके कारण भी कभी कभी भूकंप आ जाता है। तो भूकंप आने के प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण हैं, आप इसको याद रखेंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप का जो केंद्र है वो क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि जो भूकंप का केंद्र है वो क्या होता है। केंद्र को हम लोग इंग्लिश में फोकस बोलते हैं। केंद्र को क्या बोलते हैं? फोकस। एक ये पूछते हैं आपसे कि फोकस क्या है, केंद्र क्या है। और एक आपसे पूछा जाता है कि भूकंप का जो अधिकेंद्र है वो क्या है। भूकंप का अधिकेंद्र, अधिकेंद्र को हम लोग बोलते हैं एपिक सेंटर। अधिकेंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? एपिक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आइए ग्राफ में समझ लेते हैं। तो साथियों, जो भूकंप का केंद्र है वो हमेशा होता है सतह से नीचे। जो भूकंप का केंद्र है वो हमेशा कहां पर होता है? वो हमेशा सतह से नीचे होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, भूकंप का जो केंद्र है वो सतह से नीचे है। और भूकंप का जो ये केंद्र है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं फोकस। यहीं से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब इस केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर स्थित जो बिंदु है, आप देखेंगे कि तो इस केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर स्थित जो ये बिंदु है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भूकंप का अधिकेंद्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप का अधिकेंद्र यानी कि एपिक सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? भूकंप का अधिकेंद्र यानी कि एपिक सेंटर। तो भूकंप आने पर सबसे अधिक जो नुकसान होता है वो हमेशा कहां पर होता है? वो हमेशा एपिक सेंटर पर होता है। आप इसको याद रखेंगे। तो जहां पे भूकंप उत्पन्न हुआ उसे हमने क्या कहा? जहां पे साथियों भूकंप उत्पन्न हुआ उसे हमने कहा भूकंप का केंद्र। और केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर स्थित जो बिंदु है उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा एपिक सेंटर। इसको आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, जब भूकंप आता है, जब भूकंप आता है तो वातावरण में कौन सी गैस जो है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो आप याद रखना, एक गैस होती है रेडॉन। तब एक रेडॉन गैस होती है, तो इसकी मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि। जब भी भूकंप आता है तो वातावरण में जो रेडॉन गैस है इसकी मात्रा में जो है बढ़ोतरी हो जाती है। भूकंप आने से कुछ समय ये पहले होता है, तो ये जो है भूकंप आने का एक संकेत है। याद रखेंगे, अगर भूकंप आने से पहले जो है आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि जो है वो दर्ज की जाती है साथियों, वो है रेडॉन। भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों भूकंप का जो अध्ययन है वो किया जाता है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। भूकंप का अध्ययन जो है वो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि भूकंप की जो तरंगे होती हैं साथियों, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो भूकंपीय तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो साथियों जो भूकंपीय तरंगे हैं वो होती हैं 3 प्रकार की। भूकंपीय जो तरंगे हैं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी पी वेव, सबसे पहली होती है पी वेव। दूसरी जो है वो होती है एस वेव। और तीसरी जो होती है वो होती है एल वेव। तो 3 प्रकार की साथियों भूकंप तरंगे होती हैं, पी वेव, एस वेव और एल वेव। अब इसमें जो पी वेव है इसे हम कहते हैं प्राइमरी वेव यानी कि प्राथमिक तरंग। पी वेव क्या कहलाती है साथियों? पी वेव कहलाती है आपकी प्राइमरी वेव यानी कि प्राथमिक तरंग। साथियों ये ऐसी तरंग है जो सबसे तेज चलती है, यानी कि इसकी जो गति है, इसकी जो स्पीड है वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है। प्राइमरी वेव है, इसकी स्पीड जो है वो सबसे अधिक होती है। याद रखेंगे। और ये ठोस, द्रव एवं गैस किसी भी माध्यम से गुजर सकती है। ये ठोस,
इसके अलावा द्रव, इसके अलावा गैस, ये किसी भी माध्यम से गुजर सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पी वेव्स है ना, तो पी वेव्स देखो, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड से, लिक्विड से, गैसेस से, ये किसी से भी गुजर सकती है। फिर उसके बाद में एस वेव आती है, यानी कि सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग बोलते हैं इसको, ये केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है। याद रखेंगे जो एस वेव है ये केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है और इसकी स्पीड जो है वो पी वेव से क्या होती है, कम होती है। साथियों उसके बाद में आती है आपकी एल वेव। एल वेव को हम लोग कहते हैं लव वेव। एच डी लव ने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया लव वेव। याद रखेंगे ये जो तरंग होती है ये चलती है सतह के नजदीक। ये तरंग कहां पर चलती है साथियों, ये तरंग चलती है सतह के नजदीक। और भूकंप आने पर जो सर्वाधिक नुकसान होता है वो एस वेव के द्वारा होता है। जी हाँ, याद रखेंगे सबसे अधिक जो है नुकसान होता है किसके द्वारा, सबसे अधिक नुकसान जो है वो होता है एल वेव के द्वारा। तो यहाँ पर एक पॉइंट में फिर से आपको क्लियर कर देता हूं, सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। साथियों एक पी वेव है, सबसे पहली कौन सी वेव है, पी वेव है, उसके बाद में एस वेव है और उसके बाद में एल वेव है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, पी वेव, एल वेव और एस वेव। तो थोड़ा सा एक बार इनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पी वेव के बारे में। तो पी वेव की जो गति है साथियों, पी वेव की जो गति है वो क्या होती है, सर्वाधिक। इसकी गति जो है वो क्या होती है, सर्वाधिक। और नुकसान क्या होता है, नुकसान जो है इससे यानी कि जो क्षति है इससे वो क्या होती है, न्यूनतम। तो इससे न्यूनतम नुकसान होता है पी वेव से। स्पीड तो अधिक है लेकिन नुकसान सबसे कम है। एस वेव जो है ये मध्यम है, ठीक है। और उसके बाद में एल वेव की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो गति है वो क्या होती है साथियों, इसकी जो गति है वो होती है न्यूनतम और नुकसान जो है वो होता है सर्वाधिक। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, इससे सर्वाधिक क्या होता है, नुकसान होता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है यानी कि इसकी जो गति है वो सबसे कम होती है। साथियों इसके अलावा आप एक चीज और याद रखेंगे कि आपकी जो पी वेव है ये तीनों माध्यम से गुजर सकती है। ये ठोस से, द्रव से और गैस से, तीनों से गुजर सकती है। एस वेव जो है ये आपकी केवल ठोस माध्यम से गुजरेगी। और साथियों जो एल वेव है ये सतह के नजदीक चलती है। ये कैसे चलती है, सतह के नजदीक, तभी इतना नुकसान करती है। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड जो है एल वेव की वो है 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड है साथियों, 1.5 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जो है वेव चलती है। इसको आप याद कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं, कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की सतह पर, याद रखेंगे पृथ्वी की सतह पर भूकंप की समान तीव्रता, भूकंप की समान तीव्रता जो वाले बिंदु हैं इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। अगर आप मैप पे समान भूकंप की तीव्रता वाले जो बिंदु हैं उनको मिलाते हैं तो वो रेखा जो है वो रेखा क्या कहलाती है साथियों, इस रेखा को कहते हैं समभूकंपी रेखा। क्या कहते हैं, समभूकंपी रेखा। तो जो समभूकंपी रेखा होती है मैप पर, ये समान भूकंप की तीव्रता वाले जो बिंदु हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको मिलाने वाली रेखा होती है। इसको आप याद कर लेंगे। और जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, मैंने आपको पहले बताया साथियों, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फोकस, या फिर उसे कहते हैं हम लोग भूकंप का केंद्र। कभी कभी इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं भूकंप मूल। क्या कहते हैं, भूकंप मूल। तो कभी कभी ये इस नाम से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। साथियों बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में अगर आपसे बात की जाए कि सबसे अधिक जो भूकंप है वो कहां पर आता है, साथियों सबसे अधिक जो भूकंप है अगर आपसे पूछा जाए कि वो कहां पर आता है तो वो आता है प्रशांत महासागर। साथियों प्रशांत महासागर का जो तटीय क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक भूकंप आता है। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसका एक भाग है जिसे हम लोग कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं साथियों, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो सबसे अधिक हमें भूकंप जो है वो यहीं पर देखने को मिलते हैं। अगर मैप की बात करें तो मैप में आप देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा यहाँ पर फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि एशिया का पूर्वी भाग है। और साथियों ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का जो है ये पश्चिमी भाग है। उसके बाद ये है आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का ये पश्चिमी भाग है। तो ये जो पूरा क्षेत्र बनता है साथियों, इसी को हम लोग कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और सबसे अधिक जो भूकंप है वो इसी क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि आपने जापान वगैरह देखा होगा साथियों, जापान जो है इसी क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है ना। जापान इसी में है, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब इसी क्षेत्र में। इसके अलावा हवाई द्वीप वगैरह हैं वो भी इसी क्षेत्र में आते हैं। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर भूकंप सबसे अधिक आते हैं, याद रखेंगे। अगर हम लोग देश की बात करें तो साथियों एक देश है जापान, एक देश है जापान जहां पर भूकंप जो है काफी अधिक आता है, यहाँ पर भूकंप काफी अधिक आता है। और आपको पता होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो भूकंप का केंद्र है यानी कि जो फोकस है वो महासागर के अंदर होता है, यानी कि महासागर के भीतर होता है। तो जब भूकंप का केंद्र महासागर के भीतर होता है तो इससे क्या होता है कि जो समुद्र की लहरें हैं, जो महासागरीय लहरें हैं, वो काफी तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। और इन लहरों की जो गति है, इन लहरों की जो गति है
वो 400 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी अधिक हो सकती है ना, 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है। याद रखेंगे इन लहरों की गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है, और इनकी ऊंचाई जो है वो हो सकती है 10 से 18 मीटर के आसपास। इनकी ऊंचाई हो सकती है 10 से 18 मीटर के आसपास। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इन लहरों को क्या कहते हैं, तो भाई इन लहरों को कहते हैं सुनामी। याद रखेंगे इन लहरों को क्या कहते हैं, इन लहरों को कहते हैं सुनामी। सुनामी एक जापानीज भाषा का वर्ड है, जापानी भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पहला सु यानी कि TSU, TSU का अर्थ होता है बंदरगाह। याद रखेंगे इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बंदरगाह। और फिर होता है आपका नामी, नामी का अर्थ क्या होता है, नामी का अर्थ होता है लहर। तो बंदरगाह में चलने वाली लहरें यानी कि तट के किनारे चलने वाली जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। जापानीज भाषा का वर्ड है, याद कर लीजिएगा। साथियों अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि जो भूकंप है इसके मानव जनित कारण क्या है। भाई वैसे तो भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है, याद रखेंगे भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप के जो मानवीय कारण है क्या वो भी हैं, क्या मानवीय कारणों की वजह से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो जी हाँ बिल्कुल, मानवीय कारणों की वजह से भी भूकंप जो है आता है। कुछ मानवीय कारण मैं आपको साथियों बता देता हूँ, जैसे कि एक हो गया आपका खनन क्रिया, पहला हो गया आपका खनन क्रिया, जो खनन किया जाता है ना माइंस वगैरह से, तो उसके कारण भी भूकंप कभी कभी आता है। इसके अलावा भूमिगत जल का निष्कर्षण, साथियों भूमिगत जो जल है, भूमिगत जल का निष्कर्षण यानी कि जो भूमिगत जल अधिक मात्रा में निकाला जा रहा है, ये भी भूकंप आने का क्या है, एक रीजन है, एक कारण है। इसके अलावा बांधों का निर्माण, साथियों बांधों का निर्माण कभी कभी इस वजह से भी आता है। और इसके अलावा आपका हो गया परमाणु विस्फोट, इसके आगे आप क्या हो गया आपका परमाणु विस्फोट। तो ये सब जो हैं ये भूकंप आने के कुछ मानवीय कारण हैं, याद रखेंगे। अगर हम लोग प्राकृतिक कारणों की बात करें साथियों, अगर हम लोग प्राकृतिक कारणों की बात करें तो एक कारण तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, जो हम लोग ने शुरुआत में डिस्कस किया है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण हैं, जैसे कि उल्का पिंड, मान लीजिए कभी कोई उल्का पिंड अगर पृथ्वी पे गिर जाता है तो उस कारण भी भूकंप जो है वो आ सकता है। और साथियों इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, साथियों जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, तो कभी कभी किसी दूसरे ग्रह के ग्रेविटी के कारण, दूसरे तारे की ग्रेविटी के कारण कभी कभी ये जो घूर्णन गति है इस पर कुछ प्रभाव पड़ता है, ये इफेक्ट, इस पे इफेक्ट पड़ता है, तो उस कारण भी जो भूकंप है उस कंडीशन में वो आ सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप जो है ना उसको मापते किससे हैं। तो साथियों भूकंप मापने के लिए एक यंत्र जो है प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप मापने का एक यंत्र है, याद रखेंगे। सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप मापने का क्या है साथियों, एक यंत्र है। और सिस्मोग्राफ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो नंबर्स हैं वो कितने होते हैं साथियों, सिस्मोग्राफ पर 0 से लेकर 9 तक के जो है वो नंबर होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के इस पर डिजिट होती हैं। और सिस्मोग्राफ पर अगर जो ये रिक्टर स्केल पे होते हैं साथियों, याद रखेंगे सिस्मोग्राफ पर एक रिक्टर स्केल लगा होता है ना, रिक्टर पैमाना, तो वहां पर 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। और अगर रिक्टर स्केल पर एक रीडिंग आगे बढ़ती है तो इसका अर्थ होता है पिछले भूकंप से 10 गुना अधिक तीव्रता का भूकंप। याद रखेंगे अगर रिक्टर स्केल पर एक रीडिंग आगे बढ़ती है तो इसका अर्थ होता है पिछले भूकंप से 10 गुना अधिक तीव्रता का भूकंप, याद कर लेंगे। एक चार्ल्स रिक्टर थे, ठीक है ना, याद रखें कौन थे, एक थे चार्ल्स रिक्टर। तो साथियों चार्ल्स जो रिक्टर हैं उनके नाम पर ही इस स्केल का नाम रखा गया रिक्टर स्केल, इन्होंने इसकी खोज की थी, याद रखेंगे। अभी आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि साथियों मार्केली स्केल है उसका भी प्रयोग किया जाता है, मार्केली जो स्केल है ना इसका भी प्रयोग करते हैं, मार्केली स्केल। तो मार्केली स्केल जो है और रिक्टर स्केल, इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो रिक्टर स्केल है ये भूकंप की तीव्रता को मापता है, और जो मार्केली स्केल है ये भूकंप से हुए जो नुकसान है उसको मापता है। तो ज्यादा वैज्ञानिक अगर पूछे कौन थे, तो ज्यादा वैज्ञानिक यानी कि ज्यादा साइंटिफिक है वो रिक्टर स्केल है, और ये मार्केली स्केल जो है ये अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस पर ज्यादा आधारित है। मार्केली स्केल में जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 12 तक होते हैं, 0 से 12 तक के नंबर होते हैं मार्केली स्केल पर, याद रखेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो अगर पूछा जाए कि कौन सा बेस्ट है तो वो है रिक्टर स्केल, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों ये जो है आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे भूकंप से रिलेटेड। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू।